नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सतीश कुमार। एग्जाम स्काई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है समास। समास हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और कई तरह से, कई प्रकार से, कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनकी वजह से बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको पहचाने कैसे। सारे ही ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं, कहीं इसमें ये वाला समास तो नहीं, या कहीं इसमें ये वाला समास तो नहीं लगेगा। तो इन सारे डाउट को आज हम क्लियर करते हुए चलेंगे और इस तरीके से आप आज समास पढ़ेंगे और सीखेंगे कि आप इसे फिर कभी नहीं भूलने वाले हैं। ठीक है ना। तो हम आज ये नहीं करेंगे कि ये समास है और इस तरीके से क्या कारण है, इसमें क्या दिक्कतें आती हैं, हम पहले उस पर बात करेंगे। ठीक है ना। और टॉपिक को हम पढ़ें, सीखें और समझें, उससे पहले हम इसकी परेशानियों के बारे में बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा बच्चों को कहाँ पर डाउट होता है और बच्चों को कहाँ पर सबसे ज़्यादा एग्जाम में तकलीफ आती है। ठीक है, क्या चीज़ समझने में वो परेशान होते हैं। तो पहला है अव्ययी भाव समास। तो एक तो इसमें दिक्कत आती है बच्चों को पहचानने में। तो ये सबसे आसान है, जितने भी समास हैं सभी में सबसे अच्छा आसान समास यही है, अव्ययीभाव समास। इसे हम सीखेंगे। दूसरी समस्या आती है कि अगर एक शब्द है चतुर्भुज, अगर ये शब्द आ जाए तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। ये सोचते हैं कि इसमें द्विगु समास है या कर्मधारय समास है या फिर बहुब्रीहि समास है, इसमें कौन सा है। क्योंकि हमको तो पढ़ाया गया है कि अगर ये चार हैं जिसकी भुजाएं, तो बहुब्रीहि में चला जाएगा। चार भुजाओं वाला है जो, अगर ये कह दिया तो कर्मधारय में चला जाएगा। लेकिन यहाँ चतुर शब्द आ रहा है तो ये द्विगु में भी चला जाएगा, क्योंकि संख्यावाचक शब्द है चतुर, जो चार को इंडिकेट कर रहा है। तो इसको कहाँ रखना है। इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं जहाँ आपको परेशानी आती है। एक शब्द है जैसे कमल नयन, कमल नयन। तो यहाँ पर भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कर्मधारय में रखें या फिर बहुब्रीहि में रखें, है ना। अब आगे देखते हैं एक और, पीतांबर, पीतांबर। ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि ये कर्मधारय अगर ये आ जाए, पीला है जो अंबर, तो ये कर्मधारय में है। और अगर ये कहा जाए पीला है अंबर जिसका या जिनका, तो इसमें किस में हो जाएगा, बहुब्रीहि में हो जाएगा। तो अरे भैया एक बात बताओ, जब एग्जाम हॉल में हम बैठे हैं और पेपर सॉल्व कर रहे हैं अपना, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इसमें कौन सा समास है पीतांबर में, चार ऑप्शन दिए हैं, कर्मधारय है, अव्ययी है, द्विगु है, बहुब्रीहि है। तो हमें तो चुनना है ना। तो ये तो वहाँ लिख के नहीं आएगा ना कि है जो लिखा हमें सामने मिल रहा है तो हमने बस लगा दिया कि कर्मधारय में जाएगा। नहीं, ये मिलेगा कि है जिसके, ठीक है ना, कमल जैसे नयन हैं जिनके या जिसके, तो वो भी नहीं आएगा। तो ये तो हमें अपने मन से ही सोचना है। अब हम क्या सोच जाएं और गलत कर जाएं, तो ये तो कोई एक ठोस बात नहीं हुई, ठोस वजह नहीं हुई। जबकि किताबों में भी ये चीज़ लिखी रहती है कि अगर है जो शब्द आ जाए तो कर्मधारय समास है, और अगर है जिसकी शब्द आ जाए या हैं जैसी शब्द आ जाए तो फिर ये बहुब्रीहि होगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो वो तो हम ही को सोचना है। अगर स्टूडेंट है जो सोच गया और वो कर्मधारय करे आया, लेकिन एग्जामिनर की नज़र में कॉपी चेक करते समय वो बहुब्रीहि का था, उसके दिमाग में नहीं आया कि इसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि पीतांबर या कमल जैसे नयन हैं जिनके, तो वो नहीं सोच पाया तो उसने नहीं किया। तो ये तो सोच वाली बात है, ये कोई ठोस बात नहीं है। तो ठोस बात कैसे होगी, ये हम आगे बात करेंगे। ठीक है ना। तो इस तरह की और भी चीज़ें हैं जो आपको समझने में बहुत आसानी होगी, और आप जो हैं आज के बाद समास में कभी कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, कोई डाउट महसूस नहीं करेंगे। ठीक है। तो आइए समझते हैं समास क्या है। तो मैं लिख देता हूँ इसकी परिभाषा। ठीक है। अब मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है तो मैं आपको जो है इस तरीके से स्क्रीन आगे बढ़ा करके नहीं दिखा सकता हूँ कि मैंने
स्क्रॉल किया आगे को और दूसरी स्क्रीन आ गई, बस जो लिखा हुआ है वो आपको समझा दिया। मुझे यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पर लिखना पड़ेगा, फिर आपको समझाना पड़ेगा, तो थोड़ा समय लग सकता है, वीडियो लंबी ज़रूर होगी, लेकिन आपके लिए होगी बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट होगी। तो देखते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक है ना, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। आपने पढ़ा होगा, दो शब्दों के मेल से बने नए शब्द को, जो सार्थक शब्द होता है, उसको समास कहते हैं। तो कभी कभी कहीं कहीं पर दो से अधिक शब्द भी होते हैं, वैसे अधिकांशतः तो दो ही होते हैं। जैसे पाठ लिया और शाला लिया, तो पाठशाला हो गया, विद्या प्लस आलय विद्यालय हो गया। ठीक है ना, रसोई के लिए घर, तो इसमें जो के लिए जो दो पद हैं, शब्द है, तो ये सब विलुप्त हो जाता है, रसोई घर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी दो से ज़्यादा शब्द भी जुड़ जाते हैं। इस हिसाब से अब जो नया समास बन जाता है, जब नया शब्द बन जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया से बने शब्द को क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। यानी कि दो शब्दों के मेल से एक शब्द बन गया, जब वो नया शब्द बन गया, उसने संक्षिप्त रूप धारण कर लिया, परंतु उसका अर्थ वही रहेगा जो पहले था, उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा समास होने पर। ठीक है ना, संधि और समास में यही अंतर होता है कि समास में दो शब्द मिलते हैं और संक्षिप्त रूप धारण कर लेते हैं और उनका अर्थ नहीं बदलता। संधि में क्या होता है, संधि में दो वर्ण मिलते हैं, पहले शब्द का आखिरी वर्ण और जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ण मिल करके नया शब्द बनाते हैं, वो भी संक्षिप्त रूप धारण करते हैं। लेकिन यहाँ शब्द मिलते हैं, वहाँ वर्ण मिलते हैं। तो हम समास की बात कर रहे हैं। तो जब नया शब्द बनता है तो उसे क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। और समस्त पद को जब पहले के ही रूप में अलग अलग करके लिखा जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। विग्रह का मतलब ही होता है विरह होना, समझ रहे हो ना, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, विरह वेदना, अलग हो जाना, बिछड़ाव हो जाना, तो वही विग्रह। ठीक है, तो मैं आगे लिख देता हूं, इस प्रक्रिया से बने शब्द को समस्त पद कहते हैं। और जब इस समस्त पद को पहले की तरह या पहले की तरह की अवस्था में, पहले की अवस्था में लिखा जाता है, की तरह लिखा जाता है, तब इसे समास विग्रह कहते हैं। आप अपने साथ एक नोटबुक और पेन लेके बैठिए, आप इनको नोट कर सकते हैं, और वैसे तो मेरे साथ पढ़ते पढ़ते ही आप सीख जाने वाले हैं। कहते हैं, ठीक है ना। तो हम एक उदाहरण ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे हम लोग समझ लेते हैं। तो क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया से बने शब्द को समस्त पद कहते हैं। जब समस्त पद को खोल करके पहले के तरह, पहले के ही रूप में लिखा जाता है, तो इसे समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे, इसे हटा देते हैं, आगे एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे हमने एक शब्द लिया, गंगा का
जल, ठीक है ना, गंगा का जल। हमने एक ये पद लिया, ठीक है, पद कह लो शब्द कह लो एक ही बात है। पद और शब्द में क्या अंतर होता है ये अगले वीडियो में आपको बता दूंगा, बहुत छोटी सी बात है। तो पद कह लो या फिर शब्द कह लो, कोई इसमें अंतर ज़्यादा विशेष है नहीं। जब शब्द स्वतंत्र रूप से होता है, अकेला होता है, तो शब्द कहलाता है। लेकिन जब शब्द किसी वाक्य में विभक्ति के साथ, कारकों के साथ प्रयोया जाता है या बनाया जाता है, तब उसे पद कहते हैं। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा शब्द हैं तो इसलिए इसे पद कहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, तो जब इसका समास बनेगा तो कैसे बनेगा, गंगा जल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बीच में जो ये विभक्ति थी, जो कारक चिन्ह लगा था, वो हट जाएगा और ये गंगा जल बन जाएगा। अब समझो कि मैं आपसे ये कहूँ कि मैं गंगा जी गया था स्नान करने के लिए, घूमने के लिए और दर्शन करने के लिए, वहाँ से मैं गंगा का जल भर करके लेके आया हूँ, आपके लिए भी लाया हूँ, ठीक है। तो भी आप समझ गए ना कि मैं गंगा जल की ही बात कर रहा हूँ। जब मैंने कहा कि मैं गंगा का जल लेकर आया हूँ, आप समझ गए। और मैं अगर इसको कहूँ कि मैं गंगा जी गया था और वहाँ पर घूमा, दर्शन किए, स्नान किया और मैं वहाँ से गंगा जल लेकर के आया हूँ, तो भी आप समझ गए। क्या समझे कि बात गंगा जल की हो रही है। चाहे हम ऐसे बोल लें या फिर हम ऐसे कह लें, बात एक ही है। तो समास होने पर इसका जो रूप होता है वो छोटा हो जाता है, संक्षिप्त हो जाता है, परंतु इसका अर्थ नहीं बदलता। अर्थ वही रहता है जो पहले था, हर स्थिति में, समास होने पर भी और समास विग्रह होने पर भी। तो जब ये समास हुआ तो गंगा जल हो गया। अब इसको जब समास विग्रह करेंगे तो ये फिर से क्या हो जाएगा, गंगा का जल ही हो जाएगा। लेकिन जो ये है गंगा जल समास होने पे बना, तो बच्चों इसको कहते हैं हम, पूरा जो हमारा बना है ये गंगा जल, इसको कहते हैं समस्त पद। समस्त पद, ठीक है ना। देखो समस्त का मतलब क्या होता है, समस्त मतलब सभी, कहते हैं ना समस्त श्रोतागण ध्यान पूर्वक सुने, या कहते हैं सभी लोग या सभी श्रोतागण ध्यान पूर्वक सुने, या समस्त लोग आकर के पंक्ति में बैठे हैं दावत के लिए, या दावत शुरू हो रही है, इस तरीके से कहते हैं ना। तो समस्त का मतलब ही होता है सभी। तो सभी का मतलब यहाँ क्या है, पूरा पद, एक बन गया ये समस्त पद। अब इसमें भी दो चीजें होती हैं, जो आगे वाला पार्ट होता है ये वाला, जैसे गंगा, और एक हो गया जल, इसमें दो शब्द हैं। यहाँ पे क्या था, गंगा का जल, जब इनको मिला दिया, समास कर दिया, तो क्या बना, गंगा जल। तो इसमें दो हैं, एक गंगा एक जल। तो जो पहले वाला है इसे कहते हैं पूर्व पद। क्या कहते हैं, पूर्व पद। और ये जो बाद वाला है इसे कहते हैं उत्तर पद, ठीक। पहले वाले को पूर्व पद, बाद वाले को उत्तर पद। कुछ बच्चों को ये समझने में, याद रखने में बड़ी दिक्कत होती है। कुछ बच्चे तुरंत समझ जाते हैं, मैंने बताया आपके दिमाग में बात फिट हो गई, अब कभी नहीं मिटने वाली, आप कभी नहीं भूलें। लेकिन कुछ बच्चे भूल जाते हैं कि कौन सा उत्तर पद होता है और कौन सा पूर्व पद होता है। खास करके जब हम समास की परिभाषा पढ़ रहे होते हैं, किसी भी समास की, जिसमें लिखा होता है कि इसका उत्तर पद प्रधान होता है, इसका पूर्व पद प्रधान होता है, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले हम क्या सोचने लगते हैं कि कौन सा पद प्रधान है और प्रधान क्या है वो देखना है। तो पूर्व पद का मतलब होता है पहले वाला, पहला पद समझ लीजिए, या फिर शब्द समझ लीजिए, शब्द भी आप लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं। मैंने परिभाषा आपको बता दी, शब्द और पद में क्या अंतर है। इसको कहेंगे दूसरा पद, या फिर कहेंगे इसको शब्द, ठीक है ना। तो दूसरा पद या शब्द, ऐसे भी आप समझ सकते हो कि पहला है जो पहले आया वो पहले वाला, दूसरा है वो दूसरे वाला। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपने सुना होगा जो चीजें पहले हो चुकी हैं, जो काम पहले हो चुका है, जो कोई व्यक्ति किसी स्थान पर या किसी पद पर पहले रह चुका है, अब नहीं है, तो वहाँ क्या कहते हैं, पूर्व। कहते हैं ना भूतपूर्व राष्ट्रपति या पूर्व प्रधानमंत्री या पूर्व प्रधानाचार्य, इस तरीके से। पूर्व का मतलब क्या है, जो पहले हो चुकी है चीज या वो काम, ठीक है ना। उत्तर हमेशा बाद में ही आता है। अब मैं बताता हूँ, राजा होते थे पहले, तो राजा के बाद कौन राजा बनता था, राजा का पुत्र राजा बनता था। जैसे पहले राजकुमार कहते थे, बाद में राजकुमार को राजा बनाने के लिए युवराज घोषित कर दिया जाता था। तो राजकुमार कह लो, युवराज कह लो, तो वही तो राजा के बाद कौन बनता था,
उनका पुत्र राजा बनता था। तो राजा की गद्दी का उत्तराधिकारी कौन होता था? अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका जवाब क्या होगा? राजा का उत्तराधिकारी कौन होता था? राजा का पुत्र होता था या राजकुमार होता था, है ना, या जो भी है युवराज होता था। तो उत्तराधिकारी से ही ये पता चल रहा है कि जो बाद में हुआ। ठीक है, बात समझ में आ गई? जो चीजें बाद में हो रही हैं उसे उत्तर कहेंगे और जो पहले हो गई उसे पूर्व कहेंगे। एक और तरीके से समझ सकते हैं कि उत्तर पद, ठीक है ना, मैंने पहले आपसे कोई प्रश्न पूछा, समझो, मैंने पहले, यानी कि पहले को आप नोटिस कीजिए, मैंने पहले आपसे एक प्रश्न पूछा या प्रश्न किया, ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ही तो आप क्या देंगे? उत्तर देंगे। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यानी कि जो बाद वाला है वो उत्तर है, उत्तर हमेशा बाद में आएगा, पहले प्रश्न होगा। अब ऐसा तो नहीं कि मैं क्लासरूम में घुसा, बच्चे क्लासरूम में बैठे हुए हैं और वो आते ही आंसर देने लगे, मैंने कोई प्रश्न किया ही नहीं। अगर ऐसा है कि मेरे आते ही वो आंसर देने लगे, उत्तर देने लगे, तो हो सकता है एक दिन पहले मैंने कोई प्रश्न उनसे पूछा हो, क्योंकि जब तक प्रश्न होगा नहीं तब तक उसका जवाब भी नहीं होगा। तो समझ गए, पहले वाले पद को पूर्व पद और बाद वाले को उत्तर पद कहते हैं। ये बात समझ में आई? अच्छी लगी? इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि बहुत सारे हिंदी के, रीजनिंग के और जीएस के इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको यहाँ मिलने वाले हैं, और ऐसे मिलेंगे कि आपने अभी तक नहीं देखे होंगे। और आपकी सारी जो कठिन चीज़ें हैं, जहाँ पर आपको डाउट है, जहाँ पर आप कन्फ्यूजन में है, वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती हुई चलेंगी। हालांकि डिजिटल बोर्ड नहीं है मेरे पास, मैं इसी बोर्ड पर आपको अच्छे से सिखा दूंगा, समझा दूंगा। तो हम ये समझ गए कि गंगा का जल समास होने पे बन गया गंगा जल, और जब इसका समास विग्रह करेंगे, अलग अलग करेंगे, समास विग्रह, ठीक है ना। तो मैंने बताया विग्रह का मतलब ही अलग होना, तो ये फिर से क्या बन जाएगा? ऐसे ही अपने पहले के रूप में आ जाएगा, गंगा का जल, इस रूप में आ जाएगा, ठीक है ना। और हम समझ गए पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है। पूर्व पद को पहला वाला पद या शब्द, और जो बाद वाला है वो दूसरा या बाद वाला शब्द, जिसे उत्तर पद कहते हैं। और ये पूरा क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा समस्त पद, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे जान लेते हैं कि हमारा जो समास होता है तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, देख लेते हैं। वैसे तो आप ये सभी जानते ही हो, इसमें कोई ऐसी विशेष बताने वाली बात है नहीं। एक होता है सम, ये उपसर्ग है, और ये जो आस है ये धातु है। तो जब उपसर्ग जो है आस धातु के साथ मिलता है तो ये नया शब्द बन जाता है समास, ठीक है ना। तो जैसे ये नया बना है, समझ जाओ, तो वो क्या करेगा? वो भी तो नए नए शब्द बनाएगा अपने तरीके से। तो समास का अर्थ ये है संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त रूप यानी किसी चीज का छोटा रूप, ठीक है। परंतु एक चीज याद रखना, क्या? छोटा रूप हो जाएगा परंतु अर्थ वही रहेगा, परंतु अर्थ वही रहेगा, ठीक है ना, अर्थ नहीं बदलता है इसमें। तो सम था, आस धातु में लग गया उपसर्ग। उपसर्ग और प्रत्यय तो आप जानते हो, उपसर्ग वो होते हैं जो किसी शब्द या शब्दांश से पहले आते हैं और उसका परिवर्तन कर देते हैं, उसके साथ में नया हो जाता है। और जो प्रत्यय होते हैं वो बाद में जुड़ जाते हैं, तो बाद का टॉपिक है बाद में, ठीक है ना। इसे अभी हम देखते हैं। यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है कि मैंने लिखा संक्षिप्त रूप, तो रूप में ये रा है, इसमें जो ऊ की मात्रा लगेगी वो कौन सी लगेगी? एक तो ऐसे होता है तो ये रूप हो जाएगा, रूप छोटे ऊ की मात्रा होगी, ये गलत है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ऐसे थोड़ा सा निकला होता है रामे से डंडा, फिर ये गोल घुंडी वाली मात्रा होती है रूप। इसी तरीके से आप जब लिखेंगे रूम तो भी बड़े ऊ की मात्रा आएगी, आप लिखेंगे रूस तो भी बड़े ऊ की मात्रा आएगी, ठीक है ना। आप लिखेंगे रुक तो छोटे ऊ की मात्रा आएगी, जिसमें ना तो आपको डंडा निकालना है ना ऐसी गोल ये घुंडी लगानी है, डायरेक्ट निकाल देना है। कैसे? रुक, है ना। तो ये ध्यान देना है, एक एक चीज पे ध्यान देना है, जो मैं बोल रहा हूँ या लिख रहा हूँ उस पर आपको ध्यान देते हुए चलना है, गलत नहीं लिखना है। देखो, अगर मैं गलत पढ़ाऊंगा तो आप गलत ही सीखेंगे, आप गलत ही अपने नोटबुक में नोट करेंगे।
तो गलत ही आप याद करेंगे, और जब गलत याद करेंगे तो गलत तो आपको एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा ना, उसकी जगह तो आपको सही आंसर या सही क्वेश्चन देखने को मिलेगा लिखा हुआ। तो फिर आप कहेंगे पता नहीं क्या पढ़ा दिया, कैसे कहाँ से पढ़ा दिया। तो इसलिए सही लिखो और सही पढ़ो और सही याद रखो, गलत सलत नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं समास के प्रकार या भेद। समास के भेद, ठीक है ना। तो समास के भेद कितने होते हैं? समास के भेद मुख्यतः होते हैं 6, ठीक। और जो पदों की प्रधानता होती है उसके आधार पर समास जो होता है वो 4 प्रकार के होते हैं, उसको 4 वर्गों में बांटा गया है। आई बात समझ में? तो समास के 6 भेद होते हैं, हम दोनों चीजों पर बात करेंगे, 6 पर भी और 4 पर भी, ठीक है। तो पहला होता है अव्ययी भाव समास, और दूसरा होता है हमारा तत्पुरुष समास, तीसरा होगा कर्मधारय समास, चौथा है हमारा द्विगु समास, और पांचवा होता है द्वंद्व समास, और छठवां और आखिरी है बहुव्रीहि समास। वट वाला बा बनेगा, व्रीहि समास, ठीक है ना। तो ये हमारे 6 हो गए। अब आप कहीं अलग अलग किताबों में देखते होंगे, पढ़ते होंगे कि किसी में कोई सा ऊपर लिखा है पहले, किसी में कोई नीचे लिखा है। मैंने ये आपके साइंटिफिक तरीके से लिखे हैं। कैसे? कि अव्ययी भाव समास ये बिल्कुल अलग होता है, इनसे इसका कोई संबंध नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो इसे आप पहले पढ़ लो, आराम से निकल गया ये। उसके बाद ये जो 3 होते हैं, ये तीनों में एक खासियत है, क्या? कि इनका उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि बाद वाला पद प्रधान होता है इन तीनों में। तो अब मैं इसको बीच में लिख देता, द्वंद्व को, कर्मधारय को नीचे लिख देता, तत्पुरुष को ऊपर रख देता, अव्ययीभाव को बीच में रख देता, तो आपको याद भी नहीं रहता। क्योंकि ज्यादातर बच्चों को तो ये समास 6 प्रकार के, इनके 6 नाम क्या हैं ये भी याद नहीं हो पाता है। तो आप आसानी से याद कर सकें इसलिए मैंने इनको इस सीक्वेंस में रखा है, और इनका एक रीजन भी है जिससे आप याद भी कर पाएंगे, और रीजन मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, और ये हो गया बहुव्रीहि। तो ये हमारे 6 हो गए। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे 4 हैं उनकी, ठीक है ना। तो एक जिसमें ये नहीं लिखते हैं, हम लिखेंगे शॉर्ट में केवल, पहला पद प्रधान, ठीक। एक होता है दूसरा पद प्रधान, एक होता है दोनों पद प्रधान, ठीक है ना। और एक होता है दोनों पद अप्रधान, ठीक है ना। तो हम समझते हैं कि समास के भेद, समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं, परंतु पदों की प्रधानता के हिसाब से या अनुसार ये 4 प्रकार के माने जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो 6 प्रकार के हमारे ये हैं, 4 के कौन से हैं वो अभी आपको समझ में आ जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप ये सोच रहे होंगे सर ये प्रधान क्या है, कौन सा पद क्या प्रधान होता है। तो देखो, जब हमने बनाया था अभी समास गंगा का जल, तो क्या बना था? गंगा जल। तो ये क्या बताया था? ये हमारा पूरा क्या हो गया? ये हो गया हमारा समस्त पद हो गया, ठीक। अब इस समस्त पद में पहला वाला क्या था? पूर्व पद, वो था गंगा, और ये बाद वाला क्या था? उत्तर पद, ठीक है ना। तो बाद वाला उत्तर पद। तो किसी समास में जब ये समस्त पद बन जाता है, समास हो जाता है 2 शब्दों का, तो या तो आगे वाला या पीछे वाला, या तो पूर्व पद या फिर उत्तर पद,
एक मुख्य होता है, प्रधान होता है। जैसे गांव में एक प्रधान होता है ना, पंचायत में एक प्रधान होता है, ग्राम पंचायत में, ग्राम क्षेत्र में, तो वो एक विशेष व्यक्ति होता है जो सभी गांव के जो ग्रामवासी हैं, जो लोग हैं, उन नागरिकों में उनका प्रमुख होता है, सरपंच होता है, मुखिया होता है। ठीक है ना। तो वो जो बात कहेगा वो सभी सुनेंगे भी, मानेंगे भी, या कोई बात हो जाएगी तो मुखिया के पास ही जाएंगे, मुखिया उसका निवारण करेंगे। तो इसी तरीके से यह है कि जो दो शब्द थे, गंगा का जल, तो वो समास हुआ, गंगा जल बन गया, फिर वो समस्त पद बन गया। उसमें पहले वाले को पूर्व पद कहते हैं, बाद वाले को उत्तर पद कहते हैं। अब इनमें कोई तो एक प्रधान होगा कि नहीं होगा, समझ रहे हो ना। तो जो प्रधान होगा, मुख्य होगा, वही होता है। तो किसी समास में पहला पद प्रधान होता है, यानी कि आगे वाला, किसी में पीछे वाला प्रधान होता है, किसी में दोनों ही होते हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो जो प्रधान होता है, तो ये जो है गंगाजल, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो इसमें बाद वाला पद प्रधान होता है, ठीक है ना, यानी कि मुख्य होता है, जिसकी बात का वजन होता है, समझे, वैल्यू होती है, लोग उसे सुनते हैं, लोग उसे मानते हैं, ध्यान देते हैं उनकी बात पर। तो यहाँ पर जल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इनके बारे में समझ लेते हैं कि ये चार प्रकार के कैसे हैं। तो देखो, पहला पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास में। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, ठीक है। और दूसरा पद प्रधान होता है किस किस में, मैं लिख दे रहा हूं, तत्पुरुष समास, उसके बाद होता है कर्मधारय समास, उसके बाद होता है द्विगु समास, ठीक है ना। दोनों पद प्रधान होते हैं कौन से समास में, वो होता है द्वंद्व समास, ठीक है। और दोनों पद अप्रधान होते हैं। अब देखो, प्रधान से पहले आ शब्द आ गया, तो आ यहाँ पे किसे इंडिकेट कर रहा है, नहीं को, नो को, नॉट को, यानी कि नहीं है जो प्रधान, दोनों पद में से कोई प्रधान नहीं है, तो वो होता है हमारा बहुब्रीहि समास, ठीक है ना। तो इस हिसाब से पदों की प्रधानता के हिसाब से ये हमारे चार प्रकार के हैं, और मुख्य रूप से हमारे 6 प्रकार के हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। जैसे इसमें दोनों पद प्रधान हैं, द्वंद्व में देखा जाए तो इसमें वो वाले शब्द आते हैं जो सबसे पहले आप लोगों को याद हो जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा है ना, माता पिता, ये समास है, तो इसके बीच में ये योजक चिन्ह आया है, जब इसको समास विग्रह करेंगे तो लिख जाएगा इसका माता और पिता हो जाएगा, ठंडा और गर्म हो जाएगा, रात और दिन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम शुरू करते हैं अपना पहले समास की बात करेंगे, अव्ययीभाव समास पढ़ेंगे, ठीक है ना। सबसे अच्छा और इंटरेस्टेड हमारा ये समास है। पूरा समास का टॉपिक ही बहुत अच्छा है और एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना पहला। जो जरूरी चीजें होंगी मैं वो लिखता चला जाऊंगा, और जो नहीं लिखूंगा मैं बोल रहा हूं तो आप उन्हें नोट कर सकते हैं। अव्ययी भाव समास, ठीक है। चलो